वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छात्राओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, बांटी गई फ्री साइकिलें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विद्या वाहिनी योजना के तहत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 3000 से ज्यादा छात्राओं को साइकिलें बांटी। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने इस पहल को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, स्कूल तक सुरक्षित और आसान पहुंच सुनिश्चित करने के और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद इस योजना का फायदा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1.40 लाख से ज्यादा छात्राओं तक चरणबद्ध तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने, अपने सपने पूरे करने और अपने परिवार, दिल्ली व देश का नाम रोशन करने का आग्रह किया। दिल्ली जल बोर्ड का सख्त कदम, बकाया पानी बिल पर जब्त होगी संपत्ति। पानी की बकाया बिलों की वसूली को लेकर डीजीपी ने सख्त रुख अपना लिया है। जिन व्यावसायिक संपत्ति मालिकों का पानी का बिल 25 लाख रुपए से अधिक बकाया है, उन्हें जल बोर्ड ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। उन्हें बकाया बिल 15 अगस्त से पहले जमा करने को कहा गया है। बिल जमा नहीं करने पर संपत्ति जब्त करने जैसी कठोर कार्रवाई हो सकती है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि बकाया बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। सबसे पहले 25 लाख से अधिक बकाया वाले 1125 व्यवसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की पहचान की गई है। इन्हें नोटिस भेजकर बिल जमा करने को कहा जा रहा है। इसके बाद 15 लाख से 25 लाख रुपए तक के बकाया वालों को नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद अन्य को भी इसी तरह से नोटिस भेज बिल जमा करने को कहा गया है। यदि यह बिल जमा नहीं करेंगे तो नियम के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। एनसीआर में हर साल निकलता है 50,000 टन बैटरी कचरा। सीपीसीबी की नई गाइडलाइन से प्रदूषण पर लगेगी लगाम। इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लगातार बढ़ रहे इस्तेमाल के बीच सीपीसीबी ने प्रयुक्त बैटरियों के सुरक्षित निपटान के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत लिथियम आयरन और लेड एसिड बैटरियों को अनियंत्रित रूप से नष्ट करने के बजाय वैज्ञानिक तकनीकों से रिसाइकिल करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लिथियम, कोबाल्ट एवं लेड जैसे कीमती खनिजों को वापस प्राप्त किया जा सके। लेकिन इस राष्ट्रीय पहल के बीच जमीनी हकीकत यह है कि राजधानी में प्रयुक्त बैटरियों के वैज्ञानिक निस्तारण की कोई ठोस सुविधा मौजूद नहीं है। दिल्ली सरकार की होलंबी कला में आधुनिक ई वेस्ट इको पार्क लगाने की महत्वाकांक्षी योजना भी अभी तक कागजों में ही सिमटी हुई है। दिल्ली में जमीन और मकानों का होगा डिजिटल रिकॉर्ड। अगले महीने आ सकता है नया कानून। दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति का अपना विशेष डिजिटल पहचान होगा। उससे संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली भूमि अभिलेख विधेयक 2026 लाने का निर्णय किया है। अगले माह के अंत तक इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की तैयारी है। इस पहल से पूरी दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वे का उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर प्रत्येक संपत्ति के लिए एक विशेष प्रॉपर्टी आधार कार्ड बनाया जाएगा। अभी राजधानी के लाल डोरा क्षेत्र उनकी संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने वाली स्वामित्व योजना पर काम चल रहा है। इसके अंतर्गत 48 गांव शामिल है। दिल्ली में लैंडफिल लगेंगे बायो सीपीजी संयंत्र, 800 टन कचरे का होगा निस्तारण। दिल्ली में प्रतिदिन लैंडफिल पर जाने वाले कचरे के निस्तारण की क्षमता बढ़ाने के लिए एमसीडी, ओखला और तहेखंड लैंडफिल साइट पर बायो सीपीजी संयंत्रों की स्थापना करेगी। इससे 800 टन प्रतिदिन निस्तारण हो सकेगा। इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता व महापौर प्रवेश वाही की मौजूदगी में इंडियन ऑयल व निगमायुक्त राजीव खिरवार ने समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए इसका आदान प्रदान किया। समझौते के अनुसार तहेखंड में 10 एकड़ भूमि पर 500 टीपीडी क्षमता का संयंत्र और ओखला में 7 एकड़ भूमि पर 300 टीपीडी क्षमता का संयंत्र लगाया जाएगा। इन संयंत्रों में स्रोत स्तर पर अलग अलग किए गए गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर कंप्रेस्ड बायोगैस और खाद तैयार किया जाएगा। यमुना बाढ़ क्षेत्र में बसें पार्क करना पड़ा महंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 लाख का जुर्माना बरकरार रखा। यमुना के बाढ़ क्षेत्र में 22 बसें पार्क करने के लिए एक स्कूल बस ऑपरेटर पर लगाए गए 11 लाख के जुर्माने को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से
संवेदनशील इलाके में व्यावसायिक पार्किंग अपने आप में गैर कानूनी है और इसे सिर्फ इसलिए सही नहीं ठहराया जा सकता है कि बसें कचरा फेंकने में शामिल नहीं थी। पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए इको फ्रेंडली सीएनजी बसों का इस्तेमाल करके स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की सर्विस देने वाले ट्रांसपोर्ट बिजनेस ऑपरेटर की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी कई जुर्माना नोटिस को ऑपरेटर ने चुनौती दी थी। डीडीए ने मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के सामने यमुना के बाग क्षेत्र में फ्लाईओवर के नीचे पार्क की गई 22 बसों में से हर बस पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। आप विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान बेटे समेत अन्य पर महिला से लज्जा भंग के प्रयास और मारपीट की प्राथमिकी। दिल्ली केंट थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान, उनके बेटे अंकित कादियान और अन्य लोगों के खिलाफ एक महिला से लज्जा भंग करने के प्रयास, मारपीट, जान से मारने की धमकी और अभद्रता समेत विभिन्न आरोपों से प्राथमिकी दर्ज की है। कार्रवाई कैंट के एक बाजार में फूलों की दुकान संचालित करने वाली महिला की शिकायत पर की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीयू के छात्र अब विदेश में भी कर सकेंगे पढ़ाई, प्रस्ताव को मिल गई मंजूरी। डीयू के विद्यार्थियों को अब विदेशी विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। बृहस्पतिवार को कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी परिषद की 1283वीं बैठक में अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत विदेशी उच्च प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से सेमेस्टर अवे प्रोग्राम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में एक सेमेस्टर की पढ़ाई कर वैश्विक शैक्षणिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी थाना क्षेत्र स्थित डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्थित अब सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शुक्रवार सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना सुबह 11:23 पर दमकल विभाग को मिली, जिसके बाद 3 वाटर बाउचर, 1 वाटर टेंडर, 1 क्विक रिस्पांस व्हीकल और 1 मिनी फायर रेस्क्यू वाहन को मौके पर भेजा गया। शुरुआती अभियान का नेतृत्व एजीओ फिरोज और एसटीओ अभित ने किया। आग की गंभीरता को देखते हुए 11:40 पर और 11:43 पर एक अतिरिक्त वाटर टेंडर भी मौके पर रवाना किया गया, जिसका नेतृत्व एसटीओ सरवन लाल ने किया। अंकित शर्मा को मिला इंसाफ, ताहिर हुसैन को सजा सुनाते ही रोने चीखने लगी परिजन। कोर्ट ने क्या क्या कहा। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी के परिवार वाले कोर्ट रूम में ही रोने बिखरने लगे। इस दौरान कोर्ट परिसर में एक महिला बेहोश भी हो गई। वहीं बचाव पक्ष ने मृत्युदंड का विरोध करते हुए अदालत से कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता। बचाव पक्ष ने दोषियों की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों को सहित अन्य धाराओं का हवाला देते हुए उन्हें मृत्युदंड न देने और कम सजा देने का अनुरोध किया था। नीट प्रदर्शन मामले में अदालत सख्त, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश। 20 जुलाई को नीट परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में अदालत ने संसद मार्ग थाना प्रभारी को संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि फुटेज संरक्षित कर इसके अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश की जाए। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कौतुक भारद्वाज ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारियों तथा सैकड़ों अज्ञात सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में प्रदर्शन के दौरान अवैध बल प्रयोग और अन्य आपराधिक कृत्यों के आरोप लगाए गए हैं। सीजीपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह पर क्यों हुई एफआईआर, सौरभ दास के बयान से उठे कई सवाल। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने वाली रुचिका सिंह के मामले में राजनीतिक और सोशल मीडिया बहस छेड़ दी है। 23 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के दौरान बड़े पैमाने पर छात्र प्रदर्शन हुए। इस दौरान रुचिका सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। वीडियो की तेजी से फैलने के बाद शिकायत दर्ज करवाई गई जिसमें आरोप लगाया है कि इस भाषा से प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है और समाज में वैमनस्य फैल सकता है।
विदेशों से लौट रही प्राचीन मूर्तियां तो देश के किलों से कैसे चोरी हो रही ऐतिहासिक धरोहर। एक और केंद्र सरकार चोरी कर विदेश में पहुंच चुके भारतीय पुरावेशों और प्राचीन मूर्तियों को वापस लाने में लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के सुरक्षित स्मारकों और मंदिरों से बहुमूल्य पुरावेशों की चोरी चिंता बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्करी गिरोह के सरगना सुभाष कपूर की 2011 में गिरफ्तारी के बाद कुछ वर्षों तक ऐसे मामलों में कमी आई थी, लेकिन अब फिर से प्राचीन मूर्तियों और पुरावेशों की चोरी के मामले सामने आने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में भारतीय पुरावेशों की भारी मांग के कारण तस्कर लगातार ऐतिहासिक धरोहरों को निशाना बना रहे हैं। एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर धरोहरों को चोरी से बचाने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4 साल से रुका है श्रद्धा वालकर का अंतिम संस्कार। भाई की याचिका पर एससी का ट्रायल की समय सीमा तय करने से इनकार। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में ट्रायल के लिए समय सीमा तय करने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहते हुए इनकार कर दिया कि मामले की सुनवाई प्रतिदिन हो रही है। श्रद्धा वालकर के भाई ने मामले में ट्रायल की सीमा तय करने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि लंबे समय तक चलने वाले ट्रायल की वजह से श्रद्धा के अंतिम संस्कार में देरी हुई है, क्योंकि उनके अवशेष अभी भी केस की प्रॉपर्टी के तौर पर रखे गए हैं। इस मामले में आरोपित आफ्ताब पूनावाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर 2022 में श्रद्धा की हत्या करने का आरोप लगा है। दिल्ली के जगतपुरी में महिला की गर्दन में कैंची घोंपकर निर्मम हत्या वारदात के बाद से पति फरार। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी थाना क्षेत्र की गगन विहार सोसाइटी में घर के अंदर गले में कैंची घोंपकर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला की हत्या के बाद से पति बैग लेकर स्कूटी से फरार हो गया। फरार होते वक्त घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में वह कैद हो गया। आशंका है कि पति ने ही हत्या की है। आरोप है कि पति का किसी महिला से अवैध संबंध था। इसको लेकर दंपति के बीच विवाद रहता था। मृतक की पहचान कोमल के रूप में हुई है। जगतपुरी थाना ने केस दर्ज किया है। फरार पति कमल की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। दोनों बच्चे पिछले 5 वर्षों से अपने पिता से बात नहीं करते थे। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली रुचिका सिंह पर किन धाराओं में दर्ज हुआ केस। सेक्टर 168 नोएडा की रहने वाली कथित सैलून कर्मी रुचिका सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए रुचिका सिंह पर बीएनएस की धारा 352, 353(1) और 356(1) में मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में 2 से 3 साल तक की सजा और जुर्माने दोनों लगाए जा सकते हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर गाजियाबाद की रहने वाली वकील स्मृति सिंह चंदेल ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में स्मृति यह कहती सुनाई दे रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं। मैंने जंतर मंतर पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की तीसरी जमानत याचिका पर जारी किया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उमर खालिद की तीसरी बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया। उमर पर साल 2020 की फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ यूएपीए समेत अन्य कई धाराओं में केस दर्ज किया है। इसी के चलते उमर खालिद साल 2020 से जेल में है और वे सुप्रीम कोर्ट समेत हाई कोर्ट और निचली अदालतों में कई बार बेल के लिए अप्लाई कर चुके हैं। खालिद ने ताजा बेल याचिका के साथ ही अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई के लिए अदालत ने 27 अगस्त की तारीख तय की है। इसके साथ ही शर्जील इमाम की भी बेल याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे दिल्ली पुलिस कोर्ट का आदेश। नीट यूजी 2026 परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही संसद मार्ग थाना प्रभारी को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर आज आएगा फैसला। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर शुक्रवार को कड़कड़ुमा कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस मामले में अदालत ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या, आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया था। सजा पर हुई बहस के दौरान अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने अदालत से कहा था कि यह हत्या पूरी तरह सुनियोजित,
निर्मम और समाज में भय का माहौल पैदा करने वाली थी। दिल्ली चिड़ियाघर में चिंकारा हिरण की मौत, बड़ी लापरवाही जाकर प्रशासन है चुप। चिड़ियाघर में मरम्मत कार्य के दौरान बरती गई लापरवाही पर एक चिंकारा हिरण पर भारी पड़ गई। बाड़े के पास रखी सीमेंट की प्लास्टिक बोरी उसके सींग में फंस गई। इसके बाद घबराया चिंकारा काफी देर तक बाड़े में इधर उधर दौड़ता रहा। चूंकि उसकी आंखों पर बोरी होने से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान उसका सींग टूट गई और उसे गंभीर चोटें आई है। सूत्रों का आरोप है कि घटना के समय मौके पर कोई कीपर मौजूद नहीं था और सुरक्षा इंतजाम भी नाकाफी थे। चोट इतनी गंभीर थी कि चिंकारा खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, पहली मुलाकात और खत्म हो गई सुनील की जिंदगी। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात। 3 महीने पहले इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती जब पहली बार मुलाकात तक पहुंची तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंत खून खराबे से होगा। अविवाहित सुनील अपनी महिला मित्र देवकी से मिलने भारत नगर थाना अंतर्गत खीमन सिंह पार्क पहुंचा था। वहां दोनों बातचीत में मशगूल थे कि तभी पहुंचे 5 नाबालिगों ने देवकी पर अश्लील टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। सुनील ने विरोध किया तो आरोपितों ने अचानक चाकू निकाल लिया और ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस का कड़ा रुख, सीजेपी की चेतावनी, बीएसएफ उपद्रवियों पर दर्ज 21 एफआईआर नहीं होगी रद्द। नीट पेपर लीक के विरोध और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कोकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली जिले में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अपना रुख अब साफ कर दिया है। पुलिस मुख्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मचाने वाले अराजक तत्वों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली जिले के 5 थानों और स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट में दर्ज सभी 21 एफआईआर अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ है। इसमें किसी भी छात्र को नामजद नहीं किया गया है। जानबूझकर नहीं ली अनुमति, पुलिस ने बार बार किया आग्रह। सौरभ दास और आशुतोष रांका ने नहीं माने नियम। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली जिले में हुई भीषण उपद्रव के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पार्टी के कारनामों की परतें खुलती जा रही है। सीजेपी द्वारा इंटरनेट मीडिया पर देश भर के युवाओं और छात्रों से 20 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर संसद मार्च का आह्वान किया गया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका से संपर्क कर बार बार लिखित में अनुमति लेने का आग्रह भी किया था, लेकिन दोनों नेताओं ने पुलिस की बात को सिरे से नकार दिया। नतीजतन देश भर में जुटी हजारों की बेकाबू भीड़ ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए संसद की ओर कूच कर दिया था। दिल्ली में ड्रग कंट्रोल विभाग की कार्रवाई का सच, लाइसेंस रद्द होने पर भी चल रहे हैं मेडिकल स्टोर। नियमों की अनदेखी करने वाले मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त करने वाले ड्रग कंट्रोल विभाग का बड़ा खेल सामने आया है। विभाग जिन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द करता है वहां चंद दिनों बाद ही नए नाम से मेडिकल स्टोर खोल दिया जाता है। कार्रवाई के नाम पर सफेद कागजों पर काला झूठ सा लिखा जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में ड्रग नियंत्रण विभाग ने राजधानी में 173 मेडिकल स्टोर पर नशीली दवा बेचने, दवा का रिकॉर्ड न रखने समेत कई मामलों में कार्रवाई है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर मेडिकल स्टोर फिर से नए नाम से चल रहे हैं। दिल्ली भाजपा का पंजाब में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन, बैंस का मांगा इस्तीफा। पंजाब में एक फार्मेसी परीक्षा सहित कई परीक्षाओं में अनियमितता पर पेपर लीक का आरोप लगाते हुए दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। बैरिकेड तोड़कर कार्यालय तक पहुंचने का प्रयास कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लगभग 1 घंटे तक चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया। हिंसा करने वालों को नहीं मिलेगी राहत, दिल्ली सरकार ने कहा जो निर्दोष है उनके खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के दौरान उपद्रव करने के मामले में दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने भी कहा है कि हिंसा करने वालों को राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र निर्दोष है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन मामलों में संबंध में जिन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है उनके मामलों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और निर्दोष पाए जाने पर उनकी रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। यह फैसला 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय द्वारा शैलेंद्र मणिमणि त्रिपाठी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य मामलों में दिए गए आदेश के आलोक में लिया गया है। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि यह कानूनी संरक्षण केवल निर्दोष छात्रों और प्रदर्शनकारियों के लिए है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह छूट लागू नहीं होगी।
स्वाई मान सिंह द्वारा एफओबी पर जल्द हो अंतिम फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। लंबे से लंबित स्वाई मान सिंह द्वार के पास फुटओवर ब्रिज के निर्माण के लिए किसी अंतिम समाधान पहुंचने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रेल मंत्रालय सहित अन्य एजेंसियों को एक बैठक करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि समाधान निकालने के लिए रेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त सचिव, सेना और दिल्ली छावनी बोर्ड के संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक की जाए। पेमेंट कानून के तहत एआई को आविष्कारक माना जा सकता है, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। भारतीय पेमेंट कानून के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को आविष्कार मानने से जुड़े सवाल पर हाईकोर्ट ने पेटेंट अधिकारी से जवाब मांगा है। एक याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या भारतीय पेमेंट कानून के तहत एआई सिस्टम को आविष्कार माना जा सकता है। याचिकाकर्ता अमेरिकी वैज्ञानिक स्टीफन शेथेलर की याचिका पर न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पेमेंट अधिकारी को अपील याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। शेथेलर ने पेमेंट और आवेदन खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। इसमें उनके एआई सिस्टम डिवाइस फॉर द ऑटोनॉमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटेंस आविष्कार बताया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से आविष्कार की प्रकृति के बारे में पूछा। 26/11 हमले के आरोपित तहव्वुर राणा को बेटी से फोन पर बात करने की मिली अनुमति। 26/11 हमले के आरोपित आतंकी हमले के आरोपित तहव्वुर हुसैन राणा को विशेष एनआईए अदालत ने अपनी बेटे से फोन पर बात करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह अनुमति वकील नियुक्त करने से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए दी है। पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने बदकमरे में हुई सुनवाई के दौरान राणा की अर्जी स्वीकार की। अदालत ने के आदेश के बाद इसकी प्रति जेल प्रशासन को भेज दी गई है। राणा ने अदालत से अपनी बेटी और पति डॉक्टर सम्राज अख्तर राणा से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी। उसने यह भी अनुरोध किया था कि पत्नी के आगामी जन्मदिन पर उनसे बात करने की अनुमति दी जाए। फिलहाल अदालत ने बेटी से बातचीत की अनुमति दी है ताकि निजी वकील नियुक्त करने के संबंध में चर्चा की जा सके। फायर एनओसी बिना चल रही थी 43 कक्षाएं, दिल्ली सरकार ने निजी स्कूल को अधिग्रहण की दी चेतावनी। दिल्ली सरकार ने विकासपुर स्थित होली इनोसेंट पब्लिक स्कूल के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीओई की औचक जांच में स्कूल में छात्रों की सुरक्षा, भवन निर्माण, फीस, शिक्षकों के वेतन और मान्यता से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन को 7 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 20 के तहत विद्यालय का सरकारी अधिग्रहण किया जाएगा। साथ ही रियायती दर पर आवंटित जमीन का पट्टा निरस्त कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी सिफारिश भेजी जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।